अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने पढ़ना है पोल्यूशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और कंट्रोल। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि क्या क्या नताइज हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसी चेंज जो हम नहीं चाहते, और वो चेंज किस में आ रही है, वो हवा, पानी और ज़मीन की फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल खुसूसियात में चेंज। कैसे? हवा, पानी और ज़मीन की फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल खुसूसियात में क्या आ गई? चेंज। और वो चेंज हम नहीं चाहते थे, और उस चेंज के आने से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुतासर हो रहे हैं और कुदरती वसाइल मुतासर हो रहे हैं। अब कैसे? फ़िज़िकल, जैसे कि हवा, पानी और ज़मीन की फ़िज़िकल खुसूसियत कौन सी होती है? जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, जैसे कहते हैं वाटर डेंसिटी कितनी है या हवा का प्रेशर कितना है। तो केमिकल खुसूसियात, जैसे पानी और हवा या ज़मीन में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। या बायोलॉजिकल, हवा, पानी और खुश्की में कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं। इनमें कोई चेंज आ जाए और वो चेंज हमें नहीं चाहिए, वो अनडिज़ायरेबल है, हम नहीं चाहते। ठीक है, तो यहाँ तक डेफिनेशन इसकी आ जाएगी पोल्यूशन की। अब पोल्यूशन की जो वजह बनते हैं उन्हें हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स। द सब्सटेंस जो काज करे पोल्यूशन को, उसे हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स। अब पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल देखें तो इंडस्ट्री से निकलने वाला इफ्लुएंट, जो मवाद बाहर आ रहा हो उसे इफ्लुएंट कहेंगे। डोमेस्टिक वेस्ट, जो घरेलू वेस्ट मटेरियल है, कूड़ा वगैरह। मेडिकल का वेस्ट हो सकता है, हॉस्पिटल का जो कूड़ा वगैरह होगा। तो पोल्यूटेंट्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, इसकी टाइप्स है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो मीन लाइफ, लिविंग, डिग्रेड टूट जाना, एबल काबल होना। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको ब्रेक कर सके। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि तोड़ नहीं सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि डिग्रेड कौन से पोल्यूटेंट हो सकते हैं? जैसे छिलके वगैरह, स्किन ऑफ वेजिटेबल्स, स्किन ऑफ फ्रूट्स। तो उनके छिलके वगैरह जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उसको तोड़ फोड़ देते हैं, कुछ दिनों बाद वहाँ पे नहीं होते, वो गल सड़ जाते हैं। लेकिन अगर एक जगह प्लास्टिक पड़ा हुआ है, ग्लास पड़ा हुआ है, शीशा पड़ा हुआ है, शॉपर पड़ा हुआ है, तो वो डिग्रेड नहीं होंगे। तो ये सारे पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो इसमें डिफरेंस आपने लिख लेना, डेफिनेशन लिखें। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और नॉन बायोडिग्रेडेबल की आपने ऐसे कर देनी है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, आर के बाद लगा देना है सब्सटेंसेस। ठीक है, आर सब्सटेंसेस दैट, कैन के बाद नॉट, कैन नॉट बी। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ नॉट लगा देना है। तो ये इसकी टाइप्स मैंने आपको बता दी, जैसे प्लास्टिक, ग्लास वगैरह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ये आपने इसका डिफरेंस जो है ना वो लिख लेना है। पोल्यूटेंट्स और पोल्यूशन में अगर फ़र्क आया तो आप लिख सकते हो ना, पोल्यूटेंट की डेफिनेशन भी है, पोल्यूशन की भी है। पोल्यूशन की आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सॉइल पोल्यूशन आ जाएगा, एयर पोल्यूशन आ जाएगा, वाटर पोल्यूशन। और पोल्यूटेंट्स में आप लिख सकते हो कोई भी, जैसे कि पोल्यूटेंट्स में आप मेडिकल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, ये सारे क्या है? ये पोल्यूटेंट्स हैं। या फिर पोल्यूटेंट्स में आप लिख सकते हो ऑटोमोबाइल, सच एज नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O, डर्ट लिख दो, स्मोक लिख दो। ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन काज करते हैं, ये आलूदगी काज करते हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन किस वजह से होते हैं? पोल्यूटेंट्स की वजह से। और पोल्यूटेंट्स क्या काज करें? पोल्यूशन काज करें। अब हम डिफरेंट टाइप्स की पोल्यूशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट का इशू है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से होगी, द चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर। के कंपोजिशन यानी एयर जिन चीज़ों का मजमुआ है उसमें चेंज आ जाए। एयर में गैसेज हैं, उसमें चेंज आ जाए। किस तरह से? कि उसमें ऐड हो जाए हार्मफुल सब्सटेंस, नुकसानदा सब्सटेंसेस, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ या ऑटोमोबाइल, गाड़ियों वगैरह से निकलने वाली गैसेज। अब गाड़ियों वगैरह से कौन सी गैसेज निकलती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है,
और पार्टिकुलेट मैटर, ऐसा मैटर जिसमें पार्टिकल्स हों, जैसे डर्ट है, मिट्टी है, स्मोक है, धुआं, स्प्रे वगैरह हो गई, इनके अंदर इन सबको ओवरऑल हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। इसके बाद यहाँ पे हेडिंग दोगे सोर्सेज की, कौन कौन से ज़राए हैं एयर पोल्यूशन के, तो कहाँ कहाँ से एयर पोल्यूशन आती है। इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से जब कोयला जलता है तो बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस होता है, डस्ट वगैरह, और पेट्रोल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ये सारी क्या है, ये पोल्यूटेंट्स हैं, ये पोल्यूशन काज करेंगे। इसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, पार्टिकुलेट मैटर अभी मैंने बताया है, ट्रेसेस कहते हैं कम मिकदार में जो मेटल्स होंगी जो कम मिकदार में होती है, जैसे कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, इनकी मिकदार कम होती है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो है ना, अब नेक्स्ट आगे आप हेडिंग दोगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हम ये सारी क्या पढ़ रहे हैं, हम सोर्सेज पढ़ रहे हैं। अब आगे सोर्सेज कंटिन्यू हैं, ठीक है, ये भी आगे सोर्सेज ही हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या रिलीज करती है, सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के, हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड इसमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे हों। पार्टिकुलेट मैटर जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे स्प्रे वगैरह, डर्ट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग दोगे थर्मल इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें आग वगैरह, थर्म हीट वगैरह से रिलेटेड, जैसे कोयला जलता है जहाँ पे, ये कोयल बेस्ड होती है बिकॉज इसमें थर्म यानी आग, ऐसी इंडस्ट्रीज में जलने वाला काम ज़्यादा होता है, कोयल बेस्ड होती हैं, कोयला वगैरह वहाँ पे ज़्यादा जलता है, जिसकी वजह से कोयले के जलने से भी पोल्यूटेंट्स रिलीज होती है, जैसे उड़ती हुई राख हो गई, सूट कालोक हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। शायद मैं तेज़ बोल रही हूँ, आपने स्पीड कम कर लेनी है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपने यूट्यूब की सेटिंग से ना स्पीड कम कर लीजिएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की हेडिंग देनी है, जो कॉटन डस्ट, जो कपड़ा टेक्सटाइल जिसमें आ जाता है, कपड़ा वगैरह बनता है उन इंडस्ट्रीज़ में, जो कपड़े की वो एक डस्ट सी होती है, कॉटन डस्ट जिसे हम कहते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, क्लोरीन हो गया, स्मोक होगी, धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड। और स्टील इंडस्ट्री की हेडिंग देनी है, ये रिलीज़ करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिनोल, फ्लोरीन, साइनाइड, ये सारे एलिमेंट्स हैं, आपको पता है। पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि डर्ट है, स्मोक है, स्प्रे, ये सारे पार्टिकुलर मैटर हैं। तो ये सारे हो गए सोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इफ़ेक्ट्स इनके कौन कौन से हैं, कि क्या क्या असरात हैं इनके एयर पोल्यूशन के। तो एयर पोल्यूशन की सबसे एक बहुत बड़ी वजह स्मोक, जो आजकल भी बहुत ज़्यादा है, आपको नज़र भी आ रही होगी। तो स्मोक क्या है, एयर पोल्यूशन है, इसमें पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये स्मोक बनती कैसे, जैसे स्मोक ना दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, इसमें SM स्मोक और OG फोग। फोग और स्मोक दोनों के मिलने से वर्ड बनता है स्मोक। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड धुएं में होते हैं, क्योंकि सर्दियों में यूजुअली जैसे मूंगफली वगैरह या बाहर, आपको पता है कि यूजुअली लोग रातों को जो है ना वो जलने वाला काम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, खाने पकाने का, तो वो धुआं जो है ना वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा हीट के लिए भी लोग, हाथ सेकने वगैरह के लिए भी, सेकने के लिए भी जो है ना वो यूज़ करते हैं, तो वो धुआं जो है वो ज़्यादा होता है। और इसके अलावा फोग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि फोग क्या है कि जब गर्म और ठंडी हवा जो है ना उनका आपस में इंट्रैक्शन होता है तो फोग बनती है। आम लफ्ज़ों में कहें तो इसमें वाटर वेपर्स जो होते हैं, जो कि ना जमे हुए होते हैं। तो फोग जो होते हैं ना, फोग में होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और स्मोक में, धुएं में होते हैं हाइड्रोकार्बन। जब ये दोनों मिलते हैं लाइट की मौजूदगी में तो स्मोक बनती है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। स्मोक में इसकी अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या है, गैसेज ही हैं। जब अभी मैंने बताया ना, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, दीज आर गैसेज। तो ये क्या बनते हैं, ये येलोविश कलर का, ब्राउन कलर का एक हेज गुबार सा होता है, सर्दियों में यूजुअली होता है, हैम्पर रोक देता है विजिबिलिटी, इंसान को नज़र नहीं क्लियरली आता है। इसके काजेज क्या हैं, इसके अफेक्ट करेगी ये बहुत से, यहाँ पे आप हेडिंग दोगे डिसऑर्डर्स के, ये कौन कौन सी बीमारी, ये बहुत से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स लगाएंगे। इसके अलावा ये, या फिर यहाँ पे आप इफेक्ट्स की हेडिंग भी दे सकते हो, या एलर्जीज़ वगैरह लगा सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है बहुत सी पोल्यूटिंग गैसेज होती हैं। तो इसलिए आप अगर बाहर जाना भी पड़ जाए तो मास्क जो है ना वो वेयर करें, ताकि जो डायरेक्ट जो एयर है पोल्यूटेंट्स वाली वो आपके अंदर ना जाए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जिनका रिस्पायरेटरी सिस्टम ज़रा हसास है, वो तो बिल्कुल भी स्मोक में बाहर ना निकले। एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश कैसे होती है, इस पर पूरा लेक्चर हमने कल देख लिया था। आपको पता है कि हवा में जब ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स होते हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और जब वाटर वेपर्स के साथ, अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, तो पिछला लेक्चर आपने एसिड रेन, उसमें सारा हमने पढ़ा कि एसिड रेन कैसे बनती है। तो हवा में जो एसिड्स होते हैं, जब बारिश होती है तो वो एसिड उसके साथ मिक्स हो जाती है, तो वो बारिश खाली बारिश नहीं होती, उसमें एसिड भी होता है। तो वो एसिड रेन जब किसी भी चीज़ पे पड़ेगी तो उस चीज़ को वो ख़राब कर देगी। तो ये सारे जो है ना वो एयर पोल्यूशन के असरात हैं।
अंदाजे के मुताबिक इन्फॉर्मेशन है, एक अंदाजे के मुताबिक जो जदीद रेट है बढ़ने का दुनिया में टेम्परेचर वो है 3 डिग्री से 8 डिग्री नेक्स्ट 400 ईयर्स। अच्छा, ये वैसे टेम्परेचर का इसलिए बताया हुआ है क्योंकि अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग का थोड़ा सा पढ़ना है। चले पहले वो पढ़ लेते फिर देख ले। ओजोन डिप्लीशन, लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ के बाहर एयर जो का गिलाफ होता है उसमें ना एक लेयर होती है, एक लेयर होती है जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। जो हवा का गिलाफ है ना, उनमें लेयर्स होती है और एक लेयर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है ओजोन, ओजोन की लेयर होती है उसमें, ओजोन की लेयर। ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सूरज से आने वाली बहुत सी खतरनाक शुआओं से बचाती है। अगर आपने डिटेल से समझना है ना तो पिछला लेक्चर आप उसको देखें तो आपको समझ आ जाए। ओजोन O3 जो है ना, ये गैसेस की एक लेयर होती है जो कि सूरज से आने वाली बहुत सी खतरनाक शुआओं से और बहुत सी शुआओं को जो है ना वो डायरेक्ट ज़मीन तक नहीं जाने देती। लेकिन ड्यू टू एयर पोल्यूशन जो ये ओजोन है ना, ये टूट रही है, इसमें जगह जगह पे सुराख हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी एयर के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो स्प्रेस वगैरह में से निकलती हैं, ये गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर क्लोरीन होता है। मैं आप ना स्पीड इस क्लास में कम कर लीजिएगा, मे बी आपको ज़्यादा तेज़ लग रही हो। क्लोरीन होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, जो क्लोरीन O3 के साथ जो ओजोन है ना, इसके साथ जब रिएक्ट करती है, जब इस ओजोन का सामना क्लोरीन के साथ होता है जो कि हमारी हवा में एक पोल्यूटेंट है, तो जब इसके साथ इसका सामना होता है ना तो ये O3 जो है ना यहाँ से टूट जाएगी, यानी कि ये अलग-अलग हो जाएगी इस तरह से। तो आप देखिए O3 ख़त्म हो गई, डिज़ोल्व हो गई है, यहाँ पे वो यहाँ से टूट गई है। तो इस तरह यहाँ पे O3 यहाँ इसके अंदर सुराख बन जाएंगे तो वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी ज़मीन तक आएगी, तो ज़मीन का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो करंट रेट है ना वो बढ़ चुका है। दुनिया का टेम्परेचर ना हर साल जो है ना वो बढ़ ही रहा है, और तकरीबन वो कह रहे हैं कि 3 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड अगले 100 सालों तक चला जाएगा। ठीक है, विल गो अप बाय 3 डिग्री टू 8 डिग्री इन द नेक्स्ट 100 years। तो ओजोन डिप्लीशन अपर लेयर है, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अभी आपने देखा ओजोन कौन सी लेयर, एटमॉस्फेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर जो है अपर लेयर होती है, जैसे ज़मीन है ना, इसकी मैं लेयर्स की ना आपको पिक्चर दिखाती हूँ, रुकिए ज़रा। ये देखिए आप, ये अर्थ है यहाँ तक, ये उसके ऊपर ज़िंदगी है सारी, और यहाँ पे एक लेयर है ये वाली, इसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसके नीचे वाली लेयर आप देख सकते हो, ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर। देखिए जैसे यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होगी कि ये ज़मीन है, इसके बाद ट्रोपो है, ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो है, स्ट्रेटो के जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है ना, वहाँ पे ओजोन लेयर आती है, और ये ओजोन लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है। ये देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो, ये क्लोरीन बड़ी नुकसानदेह है, ये क्लोरीन इस O3 को ख़राब कर रही है, इसमें सुराख कर रही है। ठीक है, तो अपर लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, उसमें ओजोन होती है जो कि जज़ब करती है सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को, जो कि सूरज की शुआओं में होती है। एयर पोल्यूटेंट्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर टूट रही है। ओजोन के अंदर होल्स बन गए हैं जो कि इजाज़त देगी यूवी रेस को वो कि ज़मीन तक आए। यूवी रेस इंक्रीज़ कर देगी ज़मीन के टेम्परेचर को, और जिसकी वजह से स्किन कैंसर्स होंगे। तो ये क्योंकि बहुत सी शुआएँ जो सूरज की हैं वो इतनी ख़तरनाक हैं कि वो स्किन कैंसर की वजह बनती हैं। तो इससे रिलेटेड जो है ना यहाँ पे एक साइंस इन्फॉर्मेशन भी है कि जो यूवी रेस की ख़तरनाक असरात है ना, वो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे स्किन कैंसर की शरह जो है ना पूरी दुनिया में ज़्यादा है। क्योंकि जैसे ये अर्थ है ना, तो अर्थ ओजोन इस तरह से है, तो सारी बात है इस अर्थ में सारे इतने मुल्क है, तो हर जगह पोल्यूशन एक जैसी तो नहीं है ना। तो जिस लेट से यहाँ पे एक मुल्क है, वहाँ पे पोल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उस जगह पे ओजोन ज़्यादा ख़राब होगी। तो वो यही बात है कि जहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है ना, उस जगह वाली ओजोन ज़्यादा ख़राब है, तो जिस वजह से ज़्यादा ख़तरा उन ममालिक को होगा जहाँ की ओजोन ज़्यादा ख़राब थी। और देखिए आपको पता है कोरोना में
मे भी आपने सुना हो कि ओजोन रिपेयर हुई है काफ़ी हद तक, जो है ना वो ओजोन बनी है दोबारा से, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक बहुत कम हो गई थी, ना होने के बराबर, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था हर जगह, हर तरफ तो हर चीज़ बंद हो गई थी। तो कहा साइंस से उन्होंने रिसर्च की कि ओजोन काफ़ी हद तक रिपेयर हो गई है। हालांकि देखा जाए तो इतना मुश्किल टाइम था, लेकिन कहते हैं ना मुश्किल के बाद नहीं, मुश्किल के साथ आसानी है। तो जिस हद तक ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो ये जो गर्मियाँ गुजरी हैं, अगर वो कोरोना डेज़ ना आए होते तो इससे भी ज़्यादा गर्मी होनी थी। यानी कि जो टेम्परेचर है वो बहुत एक्सट्रीम तक होना था, लेकिन फिर भी जो है ये भी अल्लाह की एक नेमत थी साथ में कि मुश्किल के साथ आसानी आई, कि साथ में ओजोन जो है वो रिपेयर हुई है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो ना होने के बराबर हो गई थी, तो वो ओजोन जो है वो रिपेयर हो गई, वो डैमेज नहीं हुई फिर। अच्छा, नेक्स्ट अब एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसको इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अहम है कि क्रिएट किया जाए पब्लिक में अवेयरनेस, आवाम में आगाही होनी चाहिए कि इसके बारे में इल इफ़ेक्ट्स, बीमार कर देने वाले जो असरात हैं एयर पोल्यूशन के, ज़ाहिरी बात है ना कंट्रोल तभी आएगा जब पहले पता होगा कि ये बहुत नुकसानदा है, तभी उसको कंट्रोल किया जाएगा ना। तो सबसे पहले एफरेस्टेशन, जैसे डिफरेस्टेशन जंगलात की कटाई है, एफरेस्टेशन जंगलात को लगाना, इस्टेब्लिश किए जाए न्यू दरख्तों को, नए दरख्तों को प्लांटिंग लगाया जाए, जहाँ पे नॉन फॉरेस्ट थे, जहाँ पे जंगलात है वहाँ पे जंगल नहीं है, तो वहाँ पे नई तरह से जो है दोबारा से जो है ना वो नए दरख्त लगाए जाए, क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है उसमें कुदरती तौर पर एबिलिटी होती है कि वो पोल्यूटेंट्स को जज़ब कर सकते हैं और हवा को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री से निकलने वाला जो इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट कहते हैं जो बाहर मवाद निकल रहा है उसको मॉडिफाई किया जाए। देखिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो मवाद निकल रहा होता है ना, उसको डायरेक्ट बाहर फेंकने की बजाय ना उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाए। पहले उसको इंडस्ट्रीज़ में से बाहर निकालने की बजाय इंडस्ट्री के अंदर ही उसको ऐसी प्रोसेस से गुजारा जाए कि उसको कम नुकसानदा किया जाए, यानी कि वो ज़्यादा नुकसानदा की बजाय उसको कम, उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए। इस तरह के फ़िल्टर होते हैं, ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर से अगर हम बाहर निकलने वाला मवाद एक दफ़ा गुजार देंगे ना, तो उस मवाद में जितना भी पार्टिकुलेट मैटर है वो रिमूव हो जाएगा और उसके बाद उस गैसेस को बाहर फेंका जाए। दूसरा तरीका ये है कि जो धुएँ पैदा करने वाले यूनिट्स होते हैं, जैसे लंबी लंबी चिमनीज़ नहीं होती, जो भट्टी वगैरह होती हैं, तो वो कहते हैं कि ये काफ़ी लंबी होनी चाहिए, ऊंचाई तक होनी चाहिए, ताकि इनको धुआं काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाए जहाँ पे लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है। बनिस्बत अगर इसको नीचे लंबाई कम रखी जाएगी, तो जो हमारी जो डायरेक्ट हम एयर ब्रीथ ले रहे हैं, जिसमें सांस ले रहे हैं, वो डायरेक्ट उसमें सारा धुआं जाएगा, और जो कि उसमें बहुत सी पोल्यूटिंग गैसेस होती हैं, और जो कि अगर आप जो चिमनीज़ का जो हाइट है काफ़ी लंबी होगी ना, तो ये डिस्पर्स फैलेगा लार्ज एरिया में, और इंडस्ट्रीज़ जो है ना उनको इन्वेस्ट करना चाहिए सोलर कुकर्स और प्रोड्यूसिंग बायोगैस। अभी आपने हेडिंग्स खुद ही देते रहना है, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे सोलर कुकर या बायोगैस की। सोलर कुकर एक होता है ना, जैसे लकड़ी जलती है, कोयला जलता है, तो उसके जलने से जो पोल्यूशन है ना, जो गैसेज हैं वो बहुत नुकसानदायक है। अगर जो सूरज की रोशनी है उससे को कैप्चर करके जो एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जो कुकर जलाए जाते हैं ना, वो इन्वेस्ट करना चाहिए उस पर, क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं होती। इसी तरह बायोगैस होनी चाहिए दूसरी गैस की निस्बत, जैसे अब बायोगैस जो एक नेचुरल तरीके से मीथेन बनती है, जो गोबर वगैरह से जो CH4 बनती है, उसको उससे जो पोल्यूशन है वो बहुत कम होती है बनिस्बत जो हम ये लकड़ी वगैरह या कोयला वगैरह यूज़ करते हैं, जो घरों में ये जो आर्टिफिशियल तरीके से जो सारी आती है, इसका नुकसान ज़्यादा है, ठीक है। तो बायोगैस यानी कि ये तरीके जो है ना वो फ़ायदेमंद है, इससे पोल्यूशन जो है ना वो ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, एक और सा इन्फॉर्मेशन है, नॉइज़ पोल्यूशन की डेफिनेशन वहाँ से आएगी, यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आप बुक खोलें तो आपको पेज जो है ना एयर पोल्यूशन जहाँ लिखा उसके साथ पे नॉइज़ पोल्यूशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते, अनप्लेजेंट, नाखुशगवार, अनोइंग, नाराज़ कर देने वाली जो साउंड होती है, सबसे पहले नॉइज़ की डेफिनेशन है, उससे हम नॉइज़ कहते हैं, शोर कहते हैं। नॉइज़ जो है उसको भी पोल्यूशन, जैसे ये शोर होता है ना, जैसे बाज़ औक़ात किसी अगर इस जगह पे जिसके इर्द गिर्द इंडस्ट्री और फैक्ट्री है, उसको मुसलसल शोर आ रहा है, तो वो भी एक पोल्यूशन है, क्योंकि वो पोल्यूशन क्या कर रही है, वो हमारे अंदर एक चेंज लेके आ रही है। इन केस अगर वो नॉइज़ शोर से हमारे अंदर चेंज आ रही है, हमारे अंदर अनोयंस आ रही है, नाराज़गी आ रही है, एग्रेशन, गुस्सा आ रहा है, तो इसके सारे इफेक्ट्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। तो
ये नॉइज़ जो है ना, आप पता ना जब आपने लिखना है, आपने किस तरह लिखना है, सबसे पहले आपने नॉइज़ की डेफिनेशन लिखनी है। अनवांटेड, अनप्लेजेंट, अनोइंग साउंड्स आर टर्म्ड एज नॉइज़। उसके बाद आप लिखेंगे नॉइज़ को हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद आप इफेक्ट्स की हेडिंग दोगे, उसके फौरी इफेक्ट्स जो है नॉइज़ पोल्यूशन के, अनोइंस, एग्रेशन, गुस्सा है। इसके अलावा उसके लॉन्ग टर्म ज़्यादा देर तक असरात है, आपकी समाज सुनने का जो है वो हियरिंग लॉस हो सकती है, डिप्रेशन आ सकता है जो कि लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ सैडनेस है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मुसलसल शोर होता है ना, वो आपके अंदर स्ट्रेस केमिकल्स को बढ़ाता है। स्ट्रेस केमिकल्स आपको आपके अंदर सैडनेस लेके आता है। अगर एक लंबे अरसे तक आप ऐसी जगह पे जहाँ पे एक लंबे अरसे तक वो शोर रहता है, तो आपके अंदर स्ट्रेस केमिकल्स बढ़े रहेंगे, जिसकी वजह से एक लंबे अरसे तक आप में सैडनेस रहेगी, यानी कि डिप्रेशन रहेगा। डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन जब भी होता है ना, पर्सन उस डिप्रेशन को डील करने के लिए बॉडी जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर देगी, क्योंकि ब्लड जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतनी ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन आपको मिलेगी। तो यानी कि जब सैडनेस या डिप्रेशन की स्टेट होती है, तो बॉडी को जो है वो एनर्जेटिक या उसको सिचुएशन से डील करने के लिए ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यूजुअली ऐसे लोगों का ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। तो ये सारी स्टेट साथ साथ होती है। तो क्योंकि ये हम बिकॉज बायोलॉजिकल अभी आपने पढ़ा था ना कि एयर पोल्यूशन में जब बायोलॉजिकल चेंज आ रही है, बायोलॉजिकल चेंज किस में, जैसे कि अब हम बायो है ना, तो हमारे अंदर भी चेंज आ रही है, वो भी एक पोल्यूशन ही कंसिडर हम करेंगे। इसीलिए नॉइज़ को भी हम पोल्यूशन ही कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं वाटर पोल्यूशन की तरफ। तो इसी तरह यहाँ पे डेफिनेशन, अच्छा ये डेफिनेशन इतनी अच्छी नहीं है, आपने क्या करना, एक तरीका बताती हूँ। जो पोल्यूशन की डेफिनेशन की है ना, उस डेफिनेशन से आप 4 डेफिनेशंस कर सकते हो। जैसे देखिए, अब और से सुनिएगा। देखिए, पोल्यूशन जो है डिफाइंड एज, यहाँ तक तो डेफिनेशन आपने पोल्यूशन की कर ली। जब आपने वाटर पोल्यूशन की करनी है ना, आपने शुरू में वाटर लगा देना है। वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इसके बाद आपने एयर नहीं लिखना, लैंड नहीं लिखना, बस बाकी सारा वैसे लिख देना है। इसी तरह जब आपने एयर की करनी है, आप कर सकते हो। लैंड की करनी है, इसी तरह करना है। यानी कि जैसे अब आपने लैंड की करनी है, आप क्या करोगे कि लैंड पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। एयर कट कर देना है, वाटर कट कर देना है, बाकी सेम वैसे ही कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप एक डेफिनेशन से 4 डेफिनेशन कर सकते हो। क्योंकि वो जो आगे वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन दी हुई है ना, वो उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे आपको, वो सही नहीं दी हुई। तो वाटर पोल्यूशन जो है ना, इसमें क्या होता है, चेंज हो जाएगी कंपोजिशन, यानी कि पानी की जो कंपोजिशन है, पानी के अंदर क्या कंपोजिशन, यानी जिन चीज़ों से पानी मिलकर बना है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा नुकसानदा सब्सटेंसेस का। वाटर पोल्यूशन जो है वो अफेक्ट करेगी, लोगों की सेहत को अफेक्ट करती है। तो यहाँ से अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके सोर्सेज, ज़राए, क्या कौन कौन से ज़राए हैं वाटर को पोल्यूट करने के। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे सीवेज। सीवेज क्या होता है, एक बहुत बड़ा, सीवेज कहते हैं गटरों नालियों का जो गंदा पानी होता है, ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर ये पोल्यूटेंट है वाटर का, वाटर पोल्यूशन का। इसके अंदर क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, जितना भी ह्यूमन्स का या दूसरे जानवरों का वेस्ट मटेरियल जिसे एक्सक्रीटा कहते हैं वो होता है उसमें, सीवेज पानी में। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, कार्बन हाइड्रोजन जो होता है वाले कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, वो हौसला अफजाई कर देंगे, ग्रोथ करवा देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कि स्प्रेड कर देंगे बीमारियों को। यानी कि वो जो गटरों नालियों का गंदा पानी है ना, उस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैड होंगे, बुरे होंगे, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएंगी, जो कि तरह तरह की बीमारियां भी इर्द गिर्द वाले इलाकों के लोगों को लगा सकते हैं। इसके बाद आप हेडिंग दोगे वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट एसिड हो सकता है, अल्कलीज यानी जो बेस होती है, डाइज, कलर्स वगैरह हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं। तो वो अगर कोई भी डिस्पोज फेंक दिया जाए, करीबी वाटर बॉडी जैसे कोई भी पानी वाले समुद्र, दरिया कुछ भी है, उसके पास कोई इंडस्ट्री थी, वहाँ से कोई वेस्ट मटीरियल आता है, वो पानी में फेंक दिया जाता है, तो वो वेस्ट क्या करता है, पानी की पीएच को चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एसिड वाला पानी आ रहा है किसी भी इंडस्ट्री से, और जाहिर बात है एसिड क्या है, एसिड में तेजाबियत यानी कि उसमें हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी उसकी पीएच क्या है, पीएच वैल्यू बहुत कम है, बहुत लो पीएच है। तो ऐसा पानी अगर किसी भी दरिया में जाएगा तो वो पानी की पीएच को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, पानी की पीएच अफेक्ट हो जाएगी। पीएच का पता है ना कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन कितनी है, अगर तो उसकी कंसनट्रेशन हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो पीएच जो है वो पीएच जो है उसलिए पीएच वैल्यू कम होगी। आपको पता होगा, अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, कि 6 तक जो है ना पीएच वैल्यू एसिडिक होती है, 7 वैल्यू आए तो वो न्यूट्रल होती है, यानी कि वो एसिडिक नहीं है, और 7 से अबव यानी कि
0 से लेकर 14 तक होती है। 7 वाली जो है वो न्यूट्रल होती है। 0 से 7 के दरमियान एसिडिक होती है। 7 से 14 के दरमियान बेसिक होती है। तो बेसिक से मुराद हाइड्रोजन आयंस कंसनट्रेशन कम होती है, और 7 से 6 पीछे तक, जैसे जैसे 7 से 0 पीछे जब हम जाएंगे, यानी 6 5 4 3 2 1, इसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अगर कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल आ रहा है जिसकी नेचर एसिडिक है, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो पानी की केमिकल्स को भी चेंज कर देगी, तो जिसकी वजह से केमिकल पानी की पीएच चेंज हो जाएगी, पानी के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, जो कि वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए जानलेवा हो सकती है। इसी तरह से बहुत सी इंडस्ट्री से निकलने वाला हॉट वाटर है, गर्म पानी जो है, कूलिंग प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स से मुराद है, मशीनरी की बात हो रही है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसी मशीनरीज होती हैं जो कि काम करने के बाद जब उनको ठंडा किया जाता है, तो जब ठंडा करने के लिए उसमें से पानी गुजारा जाता है, तो वो पानी गर्म हो जाता है। तो वो पानी जब किसी भी दरिया में जाता है, तो वो गर्म पानी जो है वो जिस दरिया में जाता है उसको गर्म कर देगा, और वहाँ के रहने वाली एक्वेटिक लाइफ को मार देगा, ख़त्म कर देगा, मछलियाँ वगैरह मर जाएंगी। इसके बाद आप हेडिंग दोगे फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स की, यानी फर्टिलाइज़र खाद वगैरह, पेस्टिसाइड कहते हैं कीड़े मार अद्वियात वगैरह। यानी कि अगर यहाँ पे दरिया है और यहाँ पे ज़मीन कोई ग्राउंड है, तो यहाँ से कोई भी फर्टिलाइज़र था या कोई भी पेस्टिसाइड था, बारिश वगैरह के पानी से वो बहकर जो है ना वो इस वाटर में चला गया, रेन वाटर के साथ चला गया। तो या फिर ये आपको पता है ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे आपको पता है ग्राउंड वाटर है, तो बाज़ औक़ात ये केमिकल ज़मीन से नीचे ग्राउंड वाटर में भी चले जाते होते हैं। तो ये बहुत तरह तरह की बीमारियाँ लगाते हैं, क्योंकि जब ये सारा जो है जब ये दरिया में ये पेस्टिसाइड कीड़े मार अद्वियात जो है वो ग्राउंड से जाते हैं या केमिकल्स वगैरह जाते हैं, तो वो केमिकल्स जो हैं मछलियाँ वगैरह उनकी बॉडी में चले जाती हैं, और वो उनको जो खाते हैं उनके चले जाती हैं। जैसे मछलियों को हमने खाया तो वो हमारे अंदर चले जाती है। इसे कहते हैं फूड चेन में दाखिल हो जाना, यानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऑर्गेनिज्म में। जैसे हमने मछलियाँ खाई तो मछलियों के अंदर वो केमिकल कहाँ से आए, पानी से आए, तो इस तरह हमारे अंदर वो चले गए केमिकल्स, तो इस तरह से ये फूड चेन में दाखिल हो गए। तो दे काज आ नंबर ऑफ डिजीज़ इन एनिमल्स में बहुत सी बीमारियाँ लग जाएंगी। ऑयल टैंकर्स या ऑयल के जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, ऑफ शोर पेट्रोलियम रिफाइनरीज कहते हैं कारखाने पेट्रोल को साफ़ करने को। ऑफ शोर कहते हैं साहल के करीब जो पेट्रोल को साफ़ करने के कारखाने होते हैं, वहाँ से भी पेट्रोल बहकर पानी में जा रहा होता है। या ऑयल में टैंक होते हैं, टैंक में से भी ऑयल जो है ना वो पानी में जा रहा होता है। तो ये सारा पानी के अंदर जब ऑयल की लेयर बन जाएगी ना, तो ये ऑयल की लेयर बहुत नुकसानदायक, क्योंकि ये हवा में से ऑक्सीजन को अंदर तक जाने नहीं देगी, और इस तरह से अंदर वाली जो ज़िंदगी है ना वो ख़त्म हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी से। ऑयल अच्छा चलिए अज़ान हो जाए फिर पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल को हैवी हम तब कहते हैं अगर उसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो, तो हैवी मेटल्स में आएंगी। जैसे कि लेड हो गया, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, ठीक है, ये भी पानी को आलूदा करते हैं, और ये पानी में अगर मौजूद होंगे, ये कहाँ से आएंगे पानी के अंदर, जो एरियाज़ अर्बन शहरी इलाके हैं या जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, वहाँ से जो वेस्ट आता है, तो उनके अंदर ये हैवी मेटल्स होती हैं। और अगर ऐसी हैवी मेटल वाला पानी पौधों को चला जाए, तो ये मेटल जो है ये सब्जियों में चले जाएंगी, और जब ये प्लांट ग्रो करेंगे और देन हम खाएंगे, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगे। हैवी मेटल्स ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे इफेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स जो है वो रिड्यूस कर देंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। डेवलपमेंट पता है ना आपको, जानदार के बनने के अमल को, ग्रोथ बढ़ने के अमल को। कैंसर की वजह बनते हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। और मरकरी और लेड जो है ना वो जोड़ों के मसाइल, जैसे कि रीमोटाइड आर्थराइटिस, जो जोड़ों में सोजिश हो जाती है मेम्ब्रेन्स के अंदर, डिजीज़, किडनीज़ की बीमारियाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे जो है ना ये मसले मसाइल हैवी मेटल से हो सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है टैनरीज। यहाँ पे आप टैनरी की हेडिंग दोगे। टैनरी हम चमड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री को कहते हैं, जहाँ पे वो जो ओरिजिनल जो रॉ स्किन नहीं होती, जो खालिस स्किन होती है, जैसे बकरे वगैरह, गाय वगैरह, इन सब की जो स्किन होती है उसको ट्रीट किया जाता है, उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको लेदर बनाया जाता है, चमड़ा बनाया जाता है। जैसे चमड़े के बैग वगैरह, शूज़ वगैरह जो आते हैं, जैकेट्स वगैरह आती है, ये लेदर की बनी होती हैं। तो ये जिस कारखाने में बनती हैं उन्हें हम टैनरीज कहते हैं। तो कसूर एक शहर है पाकिस्तान का, उसमें
उसमें 200 से ज़्यादा टैनरीज जो है ना वो काम कर रही है, और वो इंडस्ट्रीज़ जो है ना, वो जो टैनरीज हैं वो डेली पानी के अंदर वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज करती हैं, फेंकती हैं। 9000 क्यूबिक मीटर वेस्ट वाटर जो है ना वो डेली जाता है किसी भी करीबी वाटर बॉडी के अंदर, और उस पानी के अंदर इतनी हैवी मेटल्स होती हैं, और वो पानी जो है किसी भी जब वो पानी के अंदर जाता है या उसके साथ जो, अब देखिए ये पानी में जा रहा है तो डेफिनेटली जो इसके पास ग्राउंड है तो उस पानी में भी वो बहकर वो केमिकल्स जाते ही होंगे ना, हैवी मेटल्स वगैरह, तो वो जो अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। तो 2003 में एक जायज़ा हुआ, सर्वे हुआ, उसके मुताबिक कहा जाता है कि वहाँ के जो रहायशी थे 72% टैनरी वर्कर्स जो थे ना वो कैंसर का शिकार थे, और 2/3 रहायशी, यानी कि अगर जितने भी रहायशी वहाँ के थे ना, उस जगह के पास वाले रहायशी, उन तीन हिस्सों में अगर पूरे रहायशियों को तकसीम करें ना तो उसमें 2/3 यानी आधे से भी ज़्यादा लोग वहाँ के, और जो कि शिकार हो गए कैंसर का, किडनीज के इन्फेक्शंस हो गए, किसी की आईसाइट लॉस हो गई। तो उन्होंने फिर उनके पानी का टेस्ट किया तो पता चला, पानी के टेस्ट करने पे पता चला कि उसके अंदर जो है वो कंटामिनेटेड आलूदा था पानी, लेड के साथ, मरकरी और क्रोमियम के साथ आलूदा था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP, उन्होंने आगाज़ किया एक कसूर टैनरी पोल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट, ये मनसूबे का नाम है। इस प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट जो है इस्टेब्लिश बनाया गया, और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ना एक उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया जाए, बनाया जाए, क्या बनाया जाए, एक इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट कहते हैं प्रोसेस से गुजारना, प्लांट मशीनरी, यानी कि ऐसी मशीनरी से बनाई जाए जिसमें से जो वेस्ट मटेरियल एफ्लुएंट यानी बाहर डिस्चार्ज किया जाता है, बाहर फेंका जाता है ना, उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाए। जैसे कि क्रोमियम प्लांट हो गए, क्रोमियम प्लांट, ये ऐसी मशीनरीज होंगी जहाँ से वेस्ट मटेरियल के अंदर से क्रोमियम को रिमूव किया जाता है, उसको जो है ना प्रोसेस किया जाता है। और इसी तरह से सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट, डिस्पोजल फेंकना साइड जगह, सॉलिड वेस्ट कहते हैं, जैसे शॉपर हो गया, ये प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सारा सॉलिड वेस्ट, जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ये सॉलिड वेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या असरात है वाटर पोल्यूशन के। तो सबसे पहला जो इसका असर है दैट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कहते हैं कि पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स के ज़्यादा हो जाने को। किस तरह से ज़्यादा होता है? मिसाल के तौर पर ये वाटर बॉडी है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये कोई भी दरिया है। अब इधर पौधे वगैरह भी लगे हुए थे तो इसको खाद वगैरह भी डालते थे, फर्टिलाइजर्स वगैरह। फर्टिलाइजर्स के अंदर, खाद वगैरह के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब ये सारा जब बारिश वगैरह हुई तो ये नाइट्रेट फॉस्फेट बहकर किधर आ गए? पानी में चले गए। ये नाइट्रेट फॉस्फेट किधर आ गए? पानी में आ गए। या इसके अलावा, इनके अलावा जो है ना जो सीवज वाला पानी है, गंदा पानी है, वो जब इस पानी में फेंका जाएगा तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग नहीं है ना, ये इनऑर्गेनिक है। देखिए ये भी इनऑर्गेनिक है। तो जब ये करीबी पानी में आते हैं तो ये नाइट्रेट और फॉस्फेट इस पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा, ये न्यूट्रिएंट्स है ना, ये पानी में क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनके ज़्यादा होने से क्या होगा? पानी के अंदर एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी। अब जब पानी के अंदर एल्गी ग्रो हो जाएगी तो पानी के अंदर इस तरह एल्गी और एल्गी हो जाएगी, काफ़ी सारी ना एल्गी हो जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी ना एल्गी, जिसे एल्गल ब्लूम्स कहते हैं। अब एल्गी के ज़्यादा होने से एल्गी को खाने के लिए आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। तो जब एल्गी ज़्यादा हो गई, इनकी खुराक ज़्यादा हो गई है बैक्टीरिया फंजाई की, तो बैक्टीरिया फंजाई भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये बैक्टीरियल फंजाई हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये बैक्टीरियल फंजाई जब ज़्यादा हो जाएंगे, ज़ाहिरी बात है ये ऑक्सीजन भी इस्तेमाल करेंगे। जब पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो दूसरे जानदारों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो मरना शुरू कर देंगे। एक नुकसान क्या है कि जो ये आपको मैं एल्गल ब्लूम्स दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से ना एल्गी की लेयर्स बन जाएंगी ऊपर। ये देखिए, ये पानी के अंदर एल्गी की लेयर्स बनी हुई है। इट सीम्स ब्यूटीफुल, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है ना, सूरज की रोशनी जब अंदर तक नहीं आ पाएगी, सही से सनलाइट नहीं आएगी, तो पानी के नीचे वाले जो पौधे वो तो मर गए। और ये जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है उसको भी पानी के अंदर सही से मिक्स नहीं होने देती, तो ये बहुत नुकसानदायक है। जो अंदर की लाइफ है ना वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पानी के अंदर
फर्टिलाइज़र्स और सीवेज वाटर पानी के अंदर नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा कर देते हैं। तो पानी के अंदर जब ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे तो इनको खाने के लिए एल्गी की ज़्यादा हो जाएगी, एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि एल्गी इन चीज़ों से ग्रो करती है। जब एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो वो एल्गल ब्लूम्स बन जाएगी। एल्गी को खाने के लिए बैक्टीरिया, फंजाई यानी कि वो डिकम्पोजर्स हैं वो आएंगे। वो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं पहले हम, लेकिन खैर जो स्कूल वाले बच्चे उनको मैं दोबारा आके बता दूंगी। डिकम्पोजर्स जब हमने स्टार्ट से पढ़ना है ना, ये टॉपिक्स आप लोगों के रहते हैं अभी। तो मतलब ये डिकम्पोज कहते हैं, ये तोड़ फोड़ का काम करते हैं, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया, ये फंजाई वगैरह क्या करते हैं, ये उस एल्गी को जब खाएंगे तो पानी में से ऑक्सीजन को भी यूज़ करेंगे। ये पानी में से ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और वैसे भी ये क्लियर बना रहे हैं, सूरज की रोशनी भी नहीं नीचे तक जाएगी। तो ये बहुत नुकसानात जो है ना वो करेंगे। इसके बाद है फूड चेन कंटामिनेशन। कंटामिनेट कहते हैं आलूदा हो जाएगी फूड चेन, सारी की सारी। फूड चेन कैसे कहते हैं, जैसे कि पानी में से जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पानी के अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं, ऐसे पोल्यूटेंट जो डिग्रेड नहीं हो सकते, अगर वो पानी के अंदर बहुत लंबे अरसे के लिए रहते हैं तो वो किधर चले जाएंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को मछलियाँ खा जाएंगी, मछलियों को हम खा जाएंगे, या ज़मीन पे रहने वाले जानवर खा जाएंगे। तो ये एक चेन चल पड़ी है, ठीक है। इसे हम कहेंगे फूड चेन, यानी खुराक के लिए चेन चल पड़ी है। तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के अंदर ये केमिकल्स आते रहेंगे। एपिडेमिक कहते हैं फैलना, बीमारी का फैलना, यानी थोड़े ही से वक्त में बहुत तेज़ी से फैल जाना बीमारी का। तो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, आलूदगी काज करने के जो अनासर होते हैं, वजह होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। होप सो आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आई किसी चीज़ की, या आपने मुझे बता देना है लाजमी, ठीक है। तो ये पानी के अंदर फैसिलिटेट बढ़ा देगी, ग्रोथ ऑफ जर्म, जरासीम बढ़ जाएंगे। इस तरह का आलूदा पानी जो है वो बहुत सी बीमारियाँ लगा सकता है, जैसे कि कॉलेरा, जिसे हम हैज़ा भी कहते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रोमेदा इंट्राइटिस, इंटेस्टाइन, ये आंतों को कहते हैं। अच्छा, कोलेरा और गैस्ट्रोएंटराइटिस की अलामतें ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। इसमें वॉमिट होना, डायरिया, ये सारा कुछ होता है। फ़र्क ये है कि कोलेरा सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से होता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस वायरस की वजह से भी होता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, किसी भी दूसरे जरासीम की वजह से हो सकता है, बाय एनी पैथोजन, किसी भी जरासीम की वजह से हो सकता है। लेकिन कोलेरा सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से होता है, और कोलेरा ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत गैस्ट्रोएंटराइटिस के। और ऑलमोस्ट दोनों में ही जो है ना वो अंदर सोजिश हो जाती है, नालियों के अंदर जो हमारी आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके अंदर सोजिश हो जाती है। तो ये पानी की आलूदगी की वजह से होता है। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो भी इसको कंट्रोल करने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या डेंजर्स है, क्या क्या नुकसानात है। इससे पहले कि जो गटरों का, नालियों का सीवेज यानी गंदा पानी फेंकने से पहले, उस वाटर बॉडी में फेंकने से पहले, या इंडस्ट्रीज़ वगैरह का पानी जो है फेंकने से पहले उसको प्यूरीफाई किया जाए। इसी तरह बेशक वो सीवेज पानी भी है, गटरों, नालियों के जो बड़े बड़े नाले होते हैं वहाँ का वाला पानी भी बेशक ना उसको भी प्यूरीफाई किया जाए। वहाँ प्यूरीफाई करने के लिए ना एक टेक्निक तरीके होते हैं, ट्रीटमेंट इनको एक तरीके से गुजारा जाता है। इस तरह की बाकायदा इनके मशीनें होती हैं जिसमें से ये पानी गुजारा जाता है, ताकि वो पानी टोटल 100% तो ही हम कह सकते हैं साफ़ हो जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो टॉक्सिन्स फ्री हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है उसको ट्रीट किया जाए बिफोर दे आर रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज। वही बात जो मैंने बताई कि इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट मटेरियल को भी पहले एक ट्रीट किया जाए, प्रोसेस से गुजारा जाए। लैंड पोल्यूशन इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी सारी। सारी इन्फॉर्मेशंस भी हमने सारी पढ़ ली है, डेफिनेशंस वगैरह आप सारी अच्छे से करिए। यूट्रोफिकेशन एज अ शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनरी की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और बाकी ये डेफिनेशंस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है।